गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम विकास कुमार, फैकल्टी इन अध्ययन द एफर्ट। तो जैसा हम लोग लेक्चर जो है वो ये आज लेक्चर 8 है अभी, और हम लोग जेएसएससी जेई में जो जनरल इंजीनियरिंग पेपर है उसका जो इलेक्ट्रिकल वाला सेक्शन है जनरल इंजीनियरिंग पेपर का वो कवर अप कर रहे थे। तो 7 वीडियो लगभग हो चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिकली जो एलिमेंट्स है, सर्किट एलिमेंट्स। ठीक है, लास्ट वीडियो हम लोग एक्टिव पैसिव एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, लीनियर नॉन लीनियर एलिमेंट किसको बोलते हैं, बाइलेटरल या यूनिलेटरल एलिमेंट किसको बोलते हैं, इसको डिस्कस कर लिए। स्मॉल सा टॉपिक था, बहुत ही छोटा टॉपिक था, लेकिन यूजफुल है। एग्जाम में आपको क्वेश्चंस उनसे पूछ लिया जाता है, एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। ठीक है, आज हम लोग सर्किट एलिमेंट देखेंगे। तो सर्किट एलिमेंट्स में जो है बेसिकली अगर देखिएगा आपको तो रेसिस्टर है, इंडक्टर है और आपको तीसरा है कैपेसिटर है। ठीक है, तो हम लोग जो है वन बाय वन करके ये सर्किट एलिमेंट्स देखेंगे। आज जो हम लोग देखेंगे दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज रेसिस्टर। थोड़ा डिटेल में भी जाएंगे, बिल्कुल इससे सवाल अच्छे खासे मार्क्स के आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, सर्किट एलिमेंट के रेसिस्टेंस वाले पार्ट से। इंडक्टर और कैपेसिटर से तो लिमिटेड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, लेकिन रेसिस्टर से आपको क्वेश्चंस रहेगा देखने को। ठीक है, तो हम लोग आज जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं दैट इज रेसिस्टर। ठीक है, तो रेसिस्टर अगर हम लोग देखें तो इसका जो सिंबल होता है रेसिस्टर का वो तो सबको पता होगा, बचपन से देखते आ रहे हो। रेसिस्टर एक एलिमेंट है और इसका सिंबल जनरली इसको दर्शाया जाता है आर से। आर लिख के, कैपिटल आर या स्मॉल आर से इसको जनरली दिखाते हैं। ठीक है, अब इसका जो डेफिनेशन है, ठीक है, वहीं से इसका एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ठीक, तो डेफिनेशन क्या है सबसे पहले कि इट इज अ हीट डिसिपेटिंग एलिमेंट। आधे लोग तो यहीं पर गलत बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं रेसिस्टर इज अ एलिमेंट व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। नहीं, ये इसका प्रॉपर्टी है, गुण है। करंट का फ्लो को अपोज करना, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रेसिस्टर, नॉट द डेफिनेशन ऑफ द रेसिस्टर। डेफिनेशन ऑफ द रेसिस्टर इज द इट इज अ हीट डिसिपेटिंग एलिमेंट। एक ऐसा एलिमेंट जो हीट को डिसिपेट करेगा। डिसिपेट मतलब उत्सर्जित करना, बाहर निकालना। आप इसको करंट दोगे ना तो ये क्या करेगा, एनर्जी को के मतलब उस एनर्जी को, उस करंट को हीट के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में क्या करेगा, बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इट इज अ हीट डिसिपेटिंग एलिमेंट, ये याद रखना। ठीक है, ये कैसा एलिमेंट होता है, हीट डिसिपेटिंग एलिमेंट होता है। ठीक है, इसको जो दर्शाया जाता है वो इस तरह से, और सिंबल इसका इस तरह से होगा। ठीक है, और आर से, कैपिटल आर से या स्मॉल आर से, आप किससे भी दर्शा सकते हो। इस तरह का इसका सिंबल होता है। सिंबल ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई भी जब आप कंडक्टर लोगे या एलिमेंट लोगे, जब उसमें करंट आप देते हो, जब उसमें आप करंट देते हो तो बेसिकली इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, इसके एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन होता है उससे कोलिजन होता है, और क्या होता है, एक तरह का वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। वही वाइब्रेशन इन द फॉर्म ऑफ हीट अपने को फील कर सकते हैं। तो ये वाइब्रेशन का सिंबल होता है, दैट्स व्हाई इसको इस तरह से दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना जान लो कि हीट डिसिपेटिंग एलिमेंट है, इस तरह का सिंबल है, और इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज होता है रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस किसको बोलते हैं, तो रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए रेसिस्टर। रेसिस्टेंस क्या है, एक रेसिस्टर का प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी है, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द, गुण है ये, प्रॉपर्टी ऑफ द रेसिस्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ये किसी रेसिस्टर का क्या है, प्रॉपर्टी है, गुण है। कैसा गुण है, टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो का विरोध। ठीक है, अपोज करना, यही इसका गुण होता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग,
रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और जो एसआई यूनिट होता है रेसिस्टेंस का, भैया किसी मटेरियल, अलग अलग मटेरियल से बना सकते हैं। मान लेते मेरे पास दो तरह के रेसिस्टर है, एक को हम कार्बन से बनाए हैं, एक को हम माइका से बनाए हैं। ऐसा जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग ले लिए, एक कार्बन से बना लिए, एक माइका से बना लिए। तो दोनों का करंट का अपोज करने का जो ताकत होगा अलग अलग होगा। कार्बन कुछ अलग अमाउंट ऑफ करंट का अपोज करेगा, और माइका से अगर बनाया है तो कुछ अलग अमाउंट ऑफ करंट का अपोज करेगा। तो इसको मेजर कैसे करेंगे, नापेंगे कैसे, ठीक है। तो उसके लिए जो यूनिट है दैट इज ohms. The SI unit of resistance is ohm, ठीक है। इसको दर्शाते कैसे हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ग्रीक लेटर है, ये ओम का एसआई यूनिट हो गया, ठीक है। सॉरी, ये रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम हो गया, ठीक है। यहां तक आई होप आप लोगों को वीडियो में क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब इसके बाद जो जानने वाला चीज है वो है लॉ ऑफ रेसिस्टेंस। क्या नियम है रेसिस्टेंस का, ठीक है। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो अभी इसी के अंदर सब टॉपिक शुरू हो रहा है, दैट इज लॉ ऑफ रेसिस्टेंस। इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। देखो, सबसे पहले जो रेसिस्टेंस होता है किसी मटेरियल का या किसी कंडक्टर का, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। द रेसिस्टेंस, साथ में आप लोग लिखते भी जाइएगा, द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और लेंथ हम लोग एसआई यूनिट क्या लेते हैं, मीटर में लेते हैं, ठीक है। कभी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और सेंटीमीटर में दे दिया रहेगा, तो पहले उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। लेंथ को एसआई यूनिट मीटर होता है, उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो लेंथ का एसआई यूनिट मीटर है, ठीक। तो रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा नियम क्या है कि जो रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर का एसआई यूनिट क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर रहेगा। हम बार बार इस बात को जोर दे रहे हैं, लेंथ का एसआई यूनिट क्या रहेगा, एसआई यूनिट क्या रहेगा, मीटर, ठीक है। और एरिया का एसआई यूनिट क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर। ये सब न्यूमेरिकल जब आएगा ऑब्जेक्टिव में आता है, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आता है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल रहता है, कंफ्यूज नहीं करना है। अगर कुछ डेटा सेंटीमीटर मिलीमीटर में दे दिया तो आप कन्वर्ट कर लो, ठीक है, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके बनाएंगे। तीसरा चीज, ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। मतलब आप किस मटेरियल से कंडक्टर को बनाए हो, ठीक है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। ऑब्वियस सी बात है, माइका से बनाएंगे तो रेसिस्टेंस की वैल्यू अलग आएगी, कार्बन से बनाएंगे तो रेसिस्टेंस की वैल्यू अलग आएगी, ठीक है। तो आप किस चीज से बनाए हो उस पर भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, ये और एक चीज पर डिपेंड करता है, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। ये टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कर लो, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर तो अभी हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं, ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पर भी डिपेंड करता है। यानी ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। इनमें से ये जो 2 पॉइंट है, ठीक है, अगर आप इसको एक साथ लिख दो, ठीक है, तो आप अगर इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइंड करके लिखोगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A होता है। और जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हो तब आपका एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है, दिस इज कॉल्ड एज रो, ठीक है, L/A।
तो यहां पर रो है, ये ROW ग्रीक लेटर है, और ये क्या होता है, रो क्या होता है, तो इट इज रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये हम लिखे हैं ना थर्ड पॉइंट, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, इसी के लिए आता है रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। हर मटेरियल का अपना करंट को रेसिस्ट करने का अपना अलग अलग स्ट्रेंथ होगा, कार्बन का अलग होगा, माइका का अलग होगा, ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो आर, जब तक आप मटेरियल चेंज नहीं करोगे तब तक रो की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा, याद रखना, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इस पर कई तरह के क्वेश्चन होगा, जब एमसीक्यू आएगा तो वहां पर समझाएंगे, कई तरह के इस पर से क्वेश्चंस बन जाते हैं, आपको बहुत सारे एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये जो थर्ड पॉइंट है, सॉरी ये जो फोर्थ पॉइंट है लास्ट वाला, इसको अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, उस फोर्थ पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट पर आने से पहले इसी में एक छोटा सा टॉपिक रहता है, दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है। किसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, किसको बोलते हैं, छोटा सा टॉपिक है, देख लेंगे, ठीक है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, देखो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए है फॉर्मूला, ठीक है। अगर लेंथ 1 यूनिट है, ठीक है, अगर कोई मीटर में लिया है तो 1 मीटर, ठीक है, और ए भी क्या है 1 यूनिट है, मतलब अगर मीटर में लिया है तो 1 मीटर हो गया, एरिया हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। तब अगर यहां पर देखोगे तो R इज इक्वल टू रो आएगा, और यही हो गया स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है। एक ऐसा रेसिस्टेंस का कल्पना किया गया है जिसका लेंथ जो है 1 मीटर मान लो, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर मान लो, ठीक है, या 1 यूनिट लेंथ हो गया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या हो गया 1 यूनिट स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड पर यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, इसी के लिए डिफाइंड होता है, पर यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए। यूनिट हम लिखे एक, या मीटर में लेंगे तो मीटर, सेंटीमीटर में लेंगे तो सेंटीमीटर, एक अगर कोई सेंटीमीटर ले रहा है तो 1 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई मिलीमीटर में ले रहा है तो 1 मिलीमीटर लेंथ हो गया, और 1 मिलीमीटर स्क्वायर उसका क्या हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये समझाने का मतलब हुआ। कोई मीटर ले रहा है तो लेंथ 1 मीटर हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो गया, ऐसा, ठीक है। अगर ऐसा है तो तब जो R हम लोग बता रहे होते हैं वो बेसिकली उसी को ही हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। इसकी यूनिट भी क्या होती है, ओम होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और जो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि आपसे ये जो रेसिस्टिविटी है इसकी एसआई यूनिट पूछेगी, ठीक है, रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट, ये बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, तो रटने का जरूरत नहीं है। यहां से अगर रो का वैल्यू निकालेंगे तो ये R इंटू ए हो जाएगा, ये ए इधर मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाई एल। R का एसआई यूनिट क्या है ओम, और एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाई लेंथ का एसआई यूनिट मीटर, ये मीटर से ये कट जाएगा, तो ओम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो ओम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये सवाल, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेसिस्टेंस, 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 ठीक है। अब हम लोग ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं,
ठीक है। इसी में आगे चल के देखेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो कॉन्सेप्ट भी हम लोग देखेंगे। आपको डिटेल में फिर से बोल रहे हैं, वहां पर जहां जरूरी है वहां जा रहे हैं, जहां जरूरी नहीं है वहां नहीं जाना है। आपको फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात ध्यान रखना चाहिए, दैट इज इनफ। एग्जाम के लिए उतना इनफ है फॉर जनरल इंजीनियरिंग पेपर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वालों को तो ऑब्वियस सी बात है कुछ कुछ और डिटेल में जानना होगा लेकिन मैकेनिकल सिविल जनरल इंजीनियरिंग में वो भी है, तो उनको बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, तो साथ में इलेक्ट्रिकल वालों को बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, इस ब्रांच पेपर में, इस पेपर के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। खैर कोई बात नहीं, चलो रेसिस्टेंस हम लोग देखते हैं। अब जो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है, वो हम लोग निकाले हैं R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक। अब आपको बस एक फॉर्मूला है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन जो है ये किसी काम का नहीं है, इसीलिए इसको डिराइव करने का कोई मतलब नहीं बनता। बस इस पर्टिकुलर एक छोटे से फॉर्मूले को आपको बस माइंड में थोड़ा सा ध्यान रखना है, और उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की वजह से इसको थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए बोल रहे हैं। दैट इज दिस फॉर्मूला इज ml डिवाइड बाई ne स्क्वायर इनटू टाउ, ये फॉर्मूला है, ठीक है। क्या रो इज इक्वल टू, हम लोग कितना लिखेंगे, सॉरी रो बोलते हैं, r इज इक्वल टू, मतलब ये एक, हम इसको इस पर आते हैं, एक मिनट रुक जाओ, आ रहा है इस फॉर्मूला पे आ रहा है। आर का तो एक फॉर्मूला ये वाला हो गया, आर का एक फॉर्मूला ये भी होता है ml ne स्क्वायर इनटू टाउ, ये भी होता है। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया r इज इक्वल टू रो एल बाई ए, एक फॉर्मूला तुमको ये ध्यान रखना, ये नहीं निकलवाए हैं, इसका डेरिवेशन करके कोई तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है, बस रिजल्ट में क्या आने वाला है वो चीज को तुम ध्यान में रखो। अब यहां पर देखो एम एल एन ई और टाउ, इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे, सबका हम नाम बता देंगे थोड़ी देर में। यहां पर थोड़ा सा चीज को देखोगे, ठीक है, यहां पर कहीं पर ए शायद मिस हो गया, वही यहां पर ए मिस हो गया है, ठीक है। हम स्मॉल ए यहां लिख देते हैं, ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा स्पेस, ये ए है, ठीक है। तो यहां से देखो ये एल और ए, यहां भी एल और ए है, यहां भी एल और ए है, इसका मतलब ये रो का वैल्यू कितना है, एम एन ई स्क्वायर टाउ। तो रो का वैल्यू क्या हो गया, एम डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ, ये रो का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इस रो के फॉर्मूले को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें टर्मिनोलॉजी है, एम है, एल तो सबको पता है, ए पता है, बोल ही दिए, एम हमको नहीं मालूम है, ठीक है। ये होता है मास ऑफ द चार्ज या इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन या चार्ज का क्या मास है उसका वैल्यू होता है, एन क्या होता है, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता है, पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ई का मतलब क्या है, चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज होता है, ठीक है। ये वही वाला ई है, ठीक है। और तो टाउ सबको मालूम है, हम लास्ट क्लास करंट में पढ़ा रहे थे, जब इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। हम ये बता चुके हैं रिलैक्सेशन टाइम, दो कॉन्जुगेटिव या सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के अंदर घुसता है, तो उसमें जैसे कोलिजन किया कंडक्टर के अंदर, जैसे घुसा तो कंडक्टर के एटम से टकराया और आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है, फिर उसका दो जाके दूसरे एटम से टकराता है। तो ये जो दो बार टक्कर हुआ, इन दोनों के बीच के अंतराल को ही क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जो प्रीवियस वीडियो है करंट वाला, ठीक है, वो आप जाकर एक बार देख लो, ठीक है, और फिर वहां पर आपको ये रिलैक्सेशन टाइम मोस्ट प्रॉब्ली ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके वैल्यू नाम है, नाम को आपको ध्यान रखना है, रो इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ होता है, ठीक है। बोलोगे सर इतना तो हम लोग कर लिए, चलिए मेरे कहने पर तुम लोग जो है, अच्छा ए तो सबको मालूम है क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, एल क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है। अब इससे हमको
क्या मिलेगा। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेसिस्टेंस। ठीक है, तो देखो क्या है, अगर हम लोग देखें, ठीक है, फॉर्मूला हम लिख देंगे, अगर हम लोग देखें कंडक्टर को, ठीक है, अगर हम लोग कंडक्टर को देखें तो अगर हम लोग इसमें टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, ठीक है, दो चीज होगा, टेम्परेचर के बढ़ने से दो तरह की घटनाएं घटेंगी कंडक्टर के अंदर, ठीक है, दो तरह की घटनाएं। अभी तो हम यहां लिख देते हैं रो इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, ये है, ये रो का वैल्यू है, ठीक है, क्लियर हो गया। और R इज इक्वल टू रो एल बाई ए भी होता है, ठीक है, तो आप यहां से ये वाला रो का वैल्यू बैठा सकते हो, ठीक है, तो आपका यहां से R का वैल्यू, एक तुमको फॉर्मूला ये वाला रो का वैल्यू बैठाओगे तो क्या हो जाएगा, एम एल एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। हम अभी सब डिस्कस कर दिए थे, साइड में लिख दिया, एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर हम लोग किसी कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर को बढ़ाए, ठीक है, टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, ठीक, ये चीज हम लोग देखना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो थोड़े देर के लिए ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, कि हम लोग इतना इनफ टेम्परेचर नहीं बढ़ाए हैं कि कंडक्टर का डायमेंशन बदल जाए। डायमेंशन बदल जाने मतलब उसका लेंथ वेरी कर जाए, क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर जाए, इतना टेम्परेचर नहीं बढ़ाए। बस हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर राइज किया है लेकिन उस टाइम में एल और ए जो है वो कांस्टेंट है, इतना भी ज्यादा गर्म नहीं कर दिया, एकदम कंडक्टर को लाल तपा नहीं दिया कि उसका खींच के और लंबा और उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया ही उसका चेंज कर सके, ठीक है। तो अभी जो हम लोग एनालिसिस का पर्पस है, उस पर्पस में अभी हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि एल और ए ये मेरा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, पहला चीज। दूसरी चीज अब देखेंगे, अगर हम लोग देखें यहां पर कि मास जो होगा, तो किसी कंडक्टर का अगर हम लोग देखेंगे मास, तो वो भी हमारा टेम्परेचर बढ़ने से चेंज नहीं होगा, तो मास भी मेरा क्या है, कांस्टेंट पैरामीटर रह जाएगा। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, भैया इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज है, मतलब है आपके टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से वो चार्ज कम ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है ये भी कांस्टेंट है। तो कौन कौन से पैरामीटर हैं जो फिलहाल मेरे लिए कांस्टेंट है, तो मास है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ए यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर है। बच गए ये एन और टाउ, इन पर क्या प्रभाव होगा इसी चीज को देखेंगे। एन मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ा या नहीं वो देख लेंगे, और क्या टेम्परेचर के बढ़ाने से जो रिलैक्सेशन टाइम है वो बढ़ रहा है या नहीं वो देखेंगे। तो देखो जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो जैसे ही, तो जो तार होता है, कंडक्टर होता है, उसके अंदर वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे, ठीक है, वाइब्रेशंस इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। वाइब्रेशन इंक्रीज मतलब एनर्जी दे रहे हो ना, तो इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी उसको मिलने लगेगा, काइनेटिक एनर्जी मिलने लगेगा तो पट 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 जल्दी जल्दी टकराएगा, ठीक है, तो वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। वाइब्रेशन बढ़ने का मतलब क्या हुआ, कॉलिजन बढ़ जाना, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी फास्टर कॉलिजन होना, फास्टर कॉलिजन होना, बहुत जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा। और जब फास्टर कॉलिजन होगा, जब फास्टर कॉलिजन होगा तब क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम ये घट जाएगा, यानी टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने में मान के चलो, हाइपोथेटिकली बोल रहे 1 सेकंड लगता था, अब टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा दिए, हो सकता है 0.5 सेकंड में ही टक्कर हो जाए, होगा भी, तो यानी टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, काफी गिर जाएगी, रिलैक्सेशन टाइम तुम्हारा क्या हो गया, कम हो गया। एक तो प्रभाव ये पड़ा, यानी यहां के एनालिसिस से ये निकल समझ में आया कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आपका टाउ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर आपका टाउ कम हुआ तो आर और टाउ कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आर और टाउ यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि ई कांस्टेंट है, देख लो एम कांस्टेंट है, अभी एन का चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलो अब जो दूसरा रास्ता है, ठीक है,
एक तो ये घटना घटेगा। अब देखो, जब तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, किसी कंडक्टर के अंदर जो एटम मौजूद है, ठीक है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, इसको तुम एनर्जी प्रोवाइड कर दिया टेम्परेचर बढ़ा के। इसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, मिल गया इसको। अब इस एनर्जी को प्राप्त करके ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से बाहर हो जाएगा। जब तक इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हम बताए थे इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब जैसे ही एनर्जी दिया, इस ऑर्बिट को छोड़ के ये बाहर चला जाएगा, तो उसको तुम क्या बोलोगे? फिर फ्री इलेक्ट्रॉन बोलोगे ना भाई। तो क्या तुम देख रहे हो, टेम्परेचर के बढ़ने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है या घट रहा है? ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या धीरे धीरे कंडक्टर के अंदर बहुत ज्यादा होने लगेगी, ठीक है। अब यहां पर एक कॉन्ट्रेडिक्शन आ गया, मतलब अब मेरा क्या है, इस लॉजिक के हिसाब से अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो रिजल्ट में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। और यहां टेम्परेचर के बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर रॉ को देखेंगे, ठीक है, मतलब अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रो पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? तो भैया रो पर ऐसा पड़ रहा है, हम यहाँ m कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, ये सब है, तो हम लोग रो के लिए की बात क्या लिखेंगे, 1/, ठीक है। n है, n की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। बट टाउ की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। अगर दोनों पैरामीटर बढ़ता तो सीधे बोल देते कि अच्छा डिनोमिनेटर में आ रहा है तो डिनोमिनेटर में दोनों चीज बढ़ रहा है तो रो का वैल्यू घट जाएगा। अगर दोनों घटता तो बोलते अच्छा दोनों घट रहा है तो रो का वैल्यू बढ़ जाएगा, ऐसे बोल सकते थे। लेकिन यहां पर क्या है, एक पैरामीटर बढ़ रहा है तो एक पैरामीटर घट रहा है। अब इन दोनों में से कौन होगा? तो भैया वही होगा जो डोमिनेटिंग नेचर का होगा, जिसका चलेगा, ठीक है। देखते हैं अब किसका चलेगा। कैसे पता करेंगे कि n और टाउ में से कौन डोमिनेटिंग नेचर का होगा? देखो, अगर हम लोग यहां कंडक्टर को देखें सिंपल, तो हम पहले भी बता चुके हैं, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है अरबों खरबों में पहले से ही रहता है। रूम टेम्परेचर पे बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मौजूद रहता है, ठीक है। मान के चलो समुद्र है, अब तुम रूम टेम्परेचर से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा भी दिया तो बात वही हुई कि उसकी वजह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा भी। तो समुद्र में तुम कुछ 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी मिला रहे हो तो क्या समुद्र का लेवल उठ जाएगा क्या? नहीं। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा, तो कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा कि रो का वैल्यू ये कुछ बहुत ज्यादा प्रभावित कर सके। मेरा समझाने का मतलब ये है, टेम्परेचर के बढ़ाने से n की वैल्यू डेफिनेटली बढ़ेगी, इसमें कहीं से कहीं तक दो मत दो राय नहीं है। लेकिन n का वैल्यू बढ़ने से ये रो पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा। तो क्या ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा? तो आंसर है यस, ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा रिलैक्सेशन टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाउ जो हो गया ये डोमिनेटिंग नेचर का हो गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यहां डोमिनेटिंग नेचर का नहीं रहा। तो टाउ का रिजल्ट देखेंगे, रिलैक्सेशन टाइम का रिजल्ट देखेंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है मतलब रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी। रेसिस्टिविटी बढ़ने का मतलब यहां से R और रो के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। L और A कांस्टेंट है, L और A कांस्टेंट, तो R और L, R कैपिटल R मतलब रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। इसका मतलब रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और ये इस टाइप का अगर टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो इसको पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए तुम देखोगे कंडक्टर या मेटल्स में, कंडक्टर क्या होते हैं, बेसिकली मेटल्स होते हैं। तो कंडक्टर या मेटल्स में कैसे टेम्परेचर कोएफिशिएंट पाए जाते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट पाए जाते हैं। कंडक्टर या मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, रेसिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। और रिलैक्सेशन टाइम
कम हो जाएगा। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये इतना कंडक्टर के अंदर समझ में आया होगा। दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ठीक, नाउ अब कंडक्टर के बाद आता है दूसरा तरह का, दैट इज सेमी कंडक्टर। ठीक है, दैट इज सेमी कंडक्टर। उसमें हम लोग थोड़ा देखेंगे। ये है आपका रॉ का वैल्यू, गलती से मिट गया था। दिस इज, अब हम लोग देखेंगे सेमी कंडक्टर में क्या होता है। कंडक्टर देख लिए, अब हम लोग देखेंगे सेमी कंडक्टर में क्या होता है। सेमी कंडक्टर में क्या होता है। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर में अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के एग्जांपल जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम होगा, जो सिविल और मैकेनिकल के बच्चे होंगे शायद वो उतना फेमिलियर नहीं होंगे। तो सेमीकंडक्टर मतलब रूम टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है, मतलब ये करंट को अलाउ नहीं करेगा खुद से होकर जाना, मतलब बहुत कठिनाई से अलाउ करेगा। अभी फॉर टाइम बीइंग लेमन लैंग्वेज समझ लो, करंट नहीं पास कर सकता रूम टेम्परेचर पे। इसमें ये इंसुलेटर जैसा बिहेव करेंगे, इसमें आप करंट फ्लो करवाना चाहोगे तो नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात यही समझ लो। ठीक, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या इंपैक्ट आने वाला है सेमीकंडक्टर के अंदर। ठीक है, सिंपल सा चीज है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होने जा रहा है, सिंपल सी चीज, वाइब्रेशन बढ़ेगा, वाइब्रेशन राइज करेगा, जिससे कि फास्टर कॉलिजन होगा और इससे रिलैक्सेशन टाइम यानी टॉ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। सिंपल कहानी है। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम यानी टॉ की वैल्यू सिंपली गिर जाएगी। ये हम लोग का एनालिसिस इससे पहले कंडक्टर वाले सेक्शन में भी किए थे। तो आप सेमीकंडक्टर में भी अगर उसको टेम्परेचर दोगे तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेट करेंगे। ज्यादा वाइब्रेशन का मतलब फास्टर कोलिजन होगा, फास्टर कोलिजन का मतलब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाएगा। जल्दी जल्दी टकराने का मतलब रिलैक्सेशन टाइम घट गया। दूसरा, एन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हम पहले जैसे अभी बोले थे ना कि आपका यहां पर क्या रहता है, एम एल ए और ई, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, एम एल ई और ए, ये सब क्या है, कांस्टेंट। हम लोग सिर्फ टाउ और एन देखते हैं, तो टाउ हम लोग देख लिए, रिलैक्सेशन टाइम। अब लोग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। ठीक है, तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है, जो सेमीकंडक्टर के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं। तो अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब रूम टेम्परेचर से जैसे ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो इसमें एन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। सिंपल सी चीज है। तो हम लोग को यहां एनालिसिस से ये मालूम चला कि टेम्परेचर के राइज करने से, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब एन की वैल्यू क्या हो रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ये क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। दैट इज एन का वैल्यू बहुत ज्यादा राइज हो रहा है। यही हम लोग का एनालिसिस में निकल कर आया कि एन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो अब अगर हम लोग इसका रो के साथ देखेंगे, रेसिस्टिविटी के साथ, तो भैया एम ई दोनों कांस्टेंट है, तो एन और टाउ देखना पड़ेगा। तो हम लोग यहां देखेंगे एन और टाउ को। टाउ तो घट रहा है, ठीक है, घटा दिए, मतलब डिक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर के बढ़ने से टाउ क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया। फिर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, एक पैरामीटर बढ़ रहा है तो एक पैरामीटर घट रहा है। ठीक है, थोड़ा आप ऊपर बना देते हैं, हो सकता है नीचे आप लोगों को वीडियो में ना दिखे। ठीक है, हम यहाँ 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 एनालिसिस कर देते हैं, इस जगह पे एनालिसिस कर देते हैं। ठीक है, रो क्या हो रहा है अब हम लोगों का कि 1 यानी एन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और टाउ क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि टेम्परेचर के बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया है, जबकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया है। ठीक है, तो मेरा अब क्या होने वाला है, इस चीज को एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होगा बताओ जरा सा। देखो
यहां पर क्या है कि इन दोनों में से अब कौन पैरामीटर डोमिनेटिंग है, तो समझेंगे। जो रिलैक्सेशन टाइम है, सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पे इंसुलेटर जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, ठीक है। उसमें से तुम थोड़ा सा समय घटा भी दिया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर बहुत कम मात्रा में थे, सभी समझाए। सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे बहुत कम मात्रा में है, इसीलिए तो वो इंसुलेटर जैसा बिहेव कर रहे हैं। जैसे ही रूम टेम्परेचर से आगे बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने लगेगी, ठीक है। जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने लगेगी तो हम लोगों का ये डोमिनेटिंग नेचर का हो जाएगा, n ओवर द टाउ। टाउ हम लोगों का डोमिनेटिंग नेचर का नहीं रहेगा। तो हम लोग n और टाउ में से रिलैक्सेशन टाइम और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन में से किसको देखेंगे, हम लोग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन राइज किया है, ठीक है, तो इसका मतलब रो का वैल्यू गिरेगा, डिनोमिनेटर में है ना, तो डिनोमिनेटर बढ़ा है तो ये रो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों, ठीक है। तो रो का वैल्यू कम हो गया है। रो का वैल्यू कम होना मतलब आर का वैल्यू गिर जाना, ठीक है। देख लो रो और आर कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रो अगर गिरेगा तो आर भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो हम लोग का जो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस, तो सेमीकंडक्टर में क्या मिला, टेम्परेचर के बढ़ने से सेमीकंडक्टर में अपना रिजल्ट क्या मिला कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, गिर जा रहा है, उल्टा हो रहा है। जबकि मेटल्स या कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ रहा था, जबकि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टेंस गिर गया, उल्टा हुआ। इसलिए इसको नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। द लास्ट वन इज एलॉयज। एलॉयज में क्या होता है, ठीक है। तो देख लो एलॉयज में क्या होता है, जनरली कोई चेंज नहीं होता है, ऑलमोस्ट, ये बस याद रखना है, ठीक है। हम एक दो चीज उसमें लिख देते हैं, मतलब मेटल्स का नाम लिख देते हैं, ठीक है। एलॉयज, ठीक है। थर्ड वन इज फॉर सम एलॉयज। एलॉयज में जैसे तुम्हारा एग्जांपल के तौर पे याद रखना, नाइक्रोन है, मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटाइन है। एग्जांपल एलॉयज में कौन है, नाइक्रोम है, ठीक है, मैंगनीन है, मैंगनीन है, कॉन्स्टेंटाइन है, कॉन्स्टेंटाइन है। नाम याद रखना, ये सब नाम पूछेगा, ठीक है। तो एलॉयज में ये सब आते हैं, ठीक है। ये सब एलॉयज में आते हैं। इनमें ना पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है ना नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, ठीक है। इनमें टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर इसमें टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो आर बोलो चाहे रो बोलो, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लिख देते हैं एंड, आर एंड रो आर एंड रो आर नियरली अनअफेक्टेड, ठीक है। इनमें कोई खास बदलाव नहीं होता है, तुम लोग ये मान के चलो नहीं बदलता है, ठीक है। बहुत लिटिल डिफरेंस आया तो उसको हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलेंगे, ठीक है। तो आर एंड रो आर नियरली अनइफेक्टेड, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये एलॉयज था। अब जो रेसिस्टेंस के अंदर आखिरी का टॉपिक है जो इस वीडियो में है, दैट इज टेम्परेचर कॉफिशिएंट, वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है, अल्फा से। सिंपल सा डेफिनेशन है, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से, 1 डिग्री टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से रेसिस्टेंस में जो प्रभाव पड़ रहा है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज टेम्परेचर कॉफिशिएंट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट बोलते हैं। द चेंज इन द रेसिस्टेंस बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग 1 डिग्री टेम्परेचर इज नोन एज टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है। क्या चेंज हो रहा है, तो देखो इसका जो बस फॉर्मूला है वो तुमको याद रखना है, ठीक है। रेसिस्टेंस फाइनल मान लेना है, ठीक है। मतलब हम लोग दो तरह का टेम्परेचर देखेंगे, तो एक रेसिस्टेंस फाइनल मान लेना है
और एक इनिशियल मान लेना है आर नॉट, 1 प्लस अल्फा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये फॉर्मूला याद रखना। इसी को तुम लोग बोले डेरिवेशन में नहीं जाना, डेरिवेशन करके क्या करोगे, कुछ नहीं मिलने वाला है, फॉर्मूला ध्यान में रखना और अप्लाई करने हम एमसीक्यूज में बता ही देंगे, ठीक है। 1 प्लस अल्फा, ये टी एफ माइनस टी आई को डेल टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो डेल टी क्या है, बेसिकली डेल टी क्या है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, डेल्टा टी है। तो देखो इनिशियल टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस क्या रहता है, इनिशियल रेसिस्टेंस आर नॉट है, फाइनल टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस क्या है, फाइनल रेसिस्टेंस आर एफ है। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो तुमसे इसमें जो सवाल पूछेगा, बोल देगा कि मान के चलो 30 डिग्री टेम्परेचर पर कुछ रेसिस्टेंस का वैल्यू 10 ओम है, तो बताइए अगर टेम्परेचर 5 डिग्री बढ़ जाए तो रेसिस्टेंस में क्या वैल्यू होगा। 30 से 35 डिग्री हो गया तो रेसिस्टेंस की वैल्यू बताइए, सिंपल सा मतलब यही है। तो यही सब इसमें बहुत इजी सवाल तुमसे पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा टफ सवाल पूछने वाला है, ठीक है। यहां से अल्फा का वैल्यू अगर निकालना चाहोगे, इस जगह से अल्फा का वैल्यू तो कितना निकल जाएगा, ये आर नॉट जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं अल्फा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू होगा आर एफ, आर नॉट इंटू 1, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा आर नॉट डिवाइड बाई, अब ये डेल्टा टी और ये वाला आर नॉट नीचे आ जाएगा, दैट इज आर नॉट इंटू डेल टी। ये तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, फाइनल रेसिस्टेंस माइनस इनिशियल रेसिस्टेंस डिवाइड बाय इनिशियल रेसिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। तो दिस इज योर टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसमें एक और एमसीक्यू आता है, याद रखना, कंडक्टर के लिए अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, सेमी कंडक्टर के लिए अल्फा का वैल्यू नेगेटिव होता है, और एलॉय के लिए, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, ठीक है। एलॉय जो होंगे, एलॉयज के लिए अल्फा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 होता है। ये एमसीक्यू अगर कहीं आ जाए तो याद रखना, कंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा, सेमी कंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू नेगेटिव होगा, और एलॉयज के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 होगा, ठीक है। तो बस तुमको इतना ही ये फॉर्मूला जानना है, इसको डेरिवेशन नहीं करना है, कहीं पर है डेरिवेशन छोड़ दो, तुमको बस इसी फॉर्मूला पे तुम्हारा लायक जितना सवाल है जनरल इंजीनियरिंग में बन जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर से मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल, जो लोग नए हैं चैनल पे, काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर किया कीजिए, ठीक है। कोई भी तरह का है तो आप कमेंट बॉक्स में कोई डाउट है, आप लोग कमेंट किया कीजिए, रिप्लाई कीजिए, हम लोग का मोरल बहुत ज्यादा बूस्ट होता है। मोरल बूस्ट होगा तो आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएंगे, ज्यादा दिल से बनाएंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।